बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस। जुम्मतुल मुबारक के लिए भी दिस इज सुबह से आगे है। आई एम इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से भी आप तमाम लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और वीकेंड इज़ हियर, वीकेंड आ चुका है। आपको पता है कि सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमारी भी एक्साइटमेंट का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आज के दिन को अच्छा सा गुजारते हैं। और वैसे एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी, कहा जाता है कि फ्राइडे वाले दिन तो लोग खुश होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश जो होते हैं ना वो सैटरडे वाले दिन होते हैं। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि एक दिन पहले आपकी छुट्टी होती है और एक दिन बाद भी आपकी छुट्टी होती है, तो लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं, जिसकी वजह से वो दिन अच्छा गुजार सकते हैं। बहरहाल वीकेंड जो है आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ट्रायलैटरल सीरीज़ जो है वो शुरू होने वाली है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान। पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है जी, इंपॉर्टेंट है और उससे पहले तैयारी का मौका भी मिलेगा। साउथ अफ्रीकन टीम भी अब पाकिस्तान पहुंच गई है, बल्कि ट्रेनिंग सेशन भी शुरू हो गया। इस हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी हाईलाइट वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से है, जिसका जो ऑफिशियल सॉन्ग है उसका टीजर जारी कर दिया गया है। और ये गाना गाया है किसने? नन अदर देन योर्स एंड माइन क्वाइट फेवरेट आतिफ असलम ने। आतिफ असलम द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, और उनकी आवाज का इस्तेमाल किया गया इस गाने के लिए। इस टीजर को आईसीसी की उनका इस्तेमाल किया गया, यानी कि उनकी आवाज को उनको चूज किया गया है। एआई वाले आतिफ असलम ना, उनकी आवाज का इस्तेमाल किया गया। एआई वाले नहीं है, बिल्कुल हकीकी है। हमारे वाले आतिफ असलम है, जो आपके भी बहुत फेवरेट है, हमारे भी बहुत फेवरेट है। एंड बड़ी कैची इसकी ट्यून जो है ना, वो मुझे लग रही है। ऑफ कोर्स जिस तरह का इसका लेवल होना चाहिए आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी के गाने का, वैसा ही है। आई बिलीव जो पूरा गाना जो आज रिलीज हो रहा है बहुत इंप्रेस करने वाला है। और उसके साथ साथ हमें कद्दाफी स्टेडियम भी बहुत इंप्रेस करने वाला है, बिकॉज उसकी अनवेलिंग हो रही है आज बाकायदा तौर पे। वैसे तो ट्रॉफीज की तकरीबी रोनुमाई होती है, कद्दाफी स्टेडियम की तकरीबी रोनुमाई हो रही है। और उसमें आतिफ असलम तो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन अली जफर जरूर परफॉर्म कर रहे हैं, आरिफ लोहार जरूर परफॉर्म कर रहे हैं और आयमा बेग भी परफॉर्म करें। जी हाँ, आयमा बेग भी हैं। ढोल होगा, आतिशबाजी होगी, लाइट शो का मुजाहरा भी किया जा रहा है। और आवाम के लिए इफ्तिताही तकरीब में अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर देखना चाहते हैं कि किस तरह से रिवैम्प किया गया है, इन सारी परफॉर्मेंसेस को देखना चाहते हैं, तो आप मुफ्त में जा सकते हैं। कोई टिकट नहीं है, वहाँ पर दाखिला फ्री है। 117 रोज़ में तैयार किया गया, ये भी बहरहाल एक रिकॉर्ड है। और इसका क्रेडिट जाता है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को। उन्होंने ये भी कहा है कि ये रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर नो की गई है, और उन्होंने क्रेडिट जो है वो पूरी टीम को दिया है। जो 1000 वर्कर्स हैं उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया है इस मौके पर। और उनमें शहबाज शरीफ साहब ओबियसली उन लोगों में जो कि इफ्तिताह करेंगे इसका, आज की मेहमान खुसूसी के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब। और इसके अलावा पूरी दुनिया आज देखेगी, चूंकि इंडियन मीडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा किया था पाकिस्तान को लेकर कि क्या पाकिस्तान इतने दिनों में इतना बड़ा स्टेडियम बना पाएगा। बना दिए जी, पाकिस्तान ने 2 बना दिया आपके लिए। तो इन्हीं के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद किया जाएगा बाकायदा तौर पर। और लाहौरी एक्साइटेड होने चाहिए। और अच्छा फैसला है क्रिकेट बोर्ड का कि मुफ्त में लोग आए, इंतजामात को देखें। और उसके साथ साथ एक मेरी रिक्वेस्ट है, वो कैसे दस्त बस्ता कहते हैं ना, हाथ बांध के ख्याल रखें। नया स्टेडियम है, आपके लिए बनाया गया है, इसकी कुर्सियों का, इसकी सफाई का, इसके दरवाजों का, ये आपके टैक्स के पैसे से बना है, आपका स्टेडियम है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट, इसको भी खरीद देना। अच्छा, मैं बड़ी होपफुल भी हूँ ये जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है। इससे एक तो जब गैर मुल्की खिलाड़ी आएंगे, डेफिनेटली उनके साथ और भी बहुत सारे लोग आते हैं, टूरिज्म बढ़ता है, पूरी दुनिया देख रही होती है, पूरी दुनिया भी देख रही होती है। तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है ना, इस क्रिकेट के थ्रू, इस स्पोर्ट के थ्रू पूरी दुनिया में जब जाएगा, तो आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान में टूरिज्म के लिहाज से वो बहुत अच्छा होने वाला है। बहरहाल अगली खबर जो है हमारी, वो भी क्रिकेट के बारे में ही है, जिसका जिक्र हमने आगाज में किया था कि सैफ अली की सीरीज जो है उसका कल से आगाज होने वाला है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी पहले मैच में, और दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की है, बैटिंग की, बॉलिंग की और फील्डिंग की। और ये मशक़ें जो हैं ये अभी तक जारी हैं। पंजाब हुकूमत ने सीरीज के लिए आर्मी और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस इदारों के साथ ताउन करना होगा, और इदारों को भी चाहिए होगा कि वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का और तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सहूलत का ख्याल रखें, ताकि ये एहसास ना हो कि किसी तंगी में मैचेस हो रहे हैं। यानी कि दोनों मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी अंजाम दें। और जो लाइव एक्शन है, अगर आप स्टेडियम जाके नहीं देखना चाहते तो फिर आप 10 स्पोर्ट्स पर देखिए, ट्यून 10 स्पोर्ट्स एट द टाइम। हम आपको लाइव एक्शन वहाँ पे दिखाएंगे। इस अफ्रीकी सीरीज भी आपको वहाँ नजर आएगी, चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको वहाँ पे नजर आएगी, और ओबियसली सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको वहाँ नजर आते हैं। बहरहाल साउथ अफ्रीका की टीम लाहौर पहुँच गई है, रिपोर्टेडली आज आराम करेगी। और खिलाड़ी कल से बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। जो सैफ अफ्रीकी सीरीज है, इसमें साउथ अफ्रीका 10 फरवरी को न्यूजीलैंड से उसका क्लैश होगा। आई होप इट्स गोना बी अ वेरी गुड मैच। इंशाल्लाह ट्रायलैटरल सीरीज है, एंड आई बिलीव कि बहुत अरसे के बाद, या दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे तो खैर बहुत याद नहीं है हिस्टोरिकली। हाँ, और जैकब ओरम वैसे जो है साउथ अफ्रीका ने कहा है कि ये बड़ी अच्छी एक एफर्ट है, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है और उससे पहले हम खुद को
थोड़ा ट्रेन कर लेंगे, तैयार कर लेंगे और वैसे ही ऐसी एक्लेमेटाइज भी हो सकते हैं ना, एक्लेमेटाइज भी हो सकते हैं। और किसी भी weather के टीम साथ। की वैसे पेशगोई शोएब अख्तर ने तो इनमें से किसी की भी नहीं की, उन्होंने तो एशियन टीम्स नहीं की। चले पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान। पाकिस्तानी जो है ना वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेलते हुए इन्हीं टीमों के साथ आगे जाकर खेलना है, बिकॉज यू नेवर नो, हमारी टीम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, बट स्टिल हम बहुत ही ज्यादा होपफुल हैं क्योंकि हम डिफेंडिंग हमें ना क्लेमेटाइज होने की जरूरत पड़ जाए, हमें ये हो अपने सकता है। होम ग्राउंड के साथ क्लाइमेटाइज होने की जरूरत ना पड़ जाए। पर जी अगली खबर हमारी एक्सपोर्ट के बारे में है, वो जी, क्या है? once again that's not a very good news, that's for FIFA, about FIFA for पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत एक बार फिर से मुअत्तल कर दी। ये पहले भी हुआ था। जो फीफा की आलमी तंजीम है उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। और फीफा के मुताबिक आइन में जो मुजवज़ा तरामीम है ये नहीं हुई। PFF में जमहूरी अमल की राह में PFF रुकावट है। पाकिस्तान की मुअत्तली उसी वक्त खत्म होगी जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो कांग्रेस है फीफा की मुजवज़ा तरामीम है उसको तस्लीम कर लेगी और उसके बाद पाकिस्तान अपनी रुकनियत बहाल करा पाएगा। सो कुछ एक्ट्स ऐसे करने होंगे दोबारा से, अब एक सफर चलेगा जिससे हमें रीइंस्टेट होना पड़ेगा। समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की प्रायोरिटी पर फुटबॉल जो है वो क्यों नहीं है। अगेन कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि पाकिस्तान में फुटबॉल का बहुत सा टैलेंट पाया जाता है, लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं। जिस तरह से वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, यू नेवर नो हमारी टीम जो है ना वो फीफा वर्ल्ड कप में कोई जाकर हार्म खेलना नहीं है। शुरू हो बीइंग जाए। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट भी है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, थोड़ा इंटरेस्ट ले लें फीफा साइड पे भी और अपनी एक्सपर्टीज उनको दिखाएं। हो सकता है इससे फुटबॉल के लिए बेहतरी हो जाए। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव पाकिस्तान में फुटबॉल हो जाए, पाकिस्तान में वॉलीबॉल हो जाए, इनका बहुत ज्यादा फ्यूचर है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के अलावा हमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाने की ज़रूरत है, अपनी यूथ को एंगेज करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जानते हैं, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के स्पोर्ट जिनको ऑलरेडी हमारे यंगस्टर्स पसंद करते हैं उनके ऊपर अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो आई बिलीव हम अपनी यंगस्टर्स को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से एंगेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अगली खबर आपको देते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान के उमरा ज़ायरीन के लिए एक अच्छी खबर आई है और वो ये है कि गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीनेशन की जो शर्त थी वो ख़त्म कर दी गई है सऊदी हुकूमत की जानिब से। सऊदी सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को भी इस सिलसिले में आगाह कर दिया है और सऊदी हुकाम ने गुज़श्ता माह वैक्सीन लाजमी करार दी थी और अब कहा है कि ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को। चलें, ये अच्छा है कम से कम, क्योंकि जब भी कोई नई वैक्सीनेशन, नई सर्टिफिकेशन ऐड होती है इस सफ़र के अंदर तो पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी हसल इसलिए क्रिएट हो जाती है चूँकि इदारे कम हैं, रश बहुत होता है, फिर लिटरेसी इतनी नहीं है तो इस वजह से लोगों को परेशानी हो जाती है। तो अच्छा इनिशिएटिव है अगर आप इस मुकद्दस सफ़र के लिए जा रहे हैं। एक तो हमें दुआ में याद रखें और दूसरा ये कि अल्लाह करे आपका सफ़र बहुत अच्छे से हो और आप एक रूहानी पाकीज़गी के साथ वापस आएँ। यही मकसद होना चाहिए, ये बहुत लाजमी है। अब हम रूटीन की कुछ खबरों की जाने बढ़ते हैं। रायशा बेकरार हैं, हमें बताएं कि आज क्या सूरत हाल है। मेरी बेकरारी महसूस कर ली मैंने महसूस कर ली क्योंकि मुझे पता है कि इट्स टाइम टू टेल द वेदर। चलिए जी, वेदर के बारे में बता देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तब्दील हो चुका है। अब तब्दीली क्या क्या रहेगी, टेम्परेचर्स क्या क्या रह सकते हैं, ये आपको बताते हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर कम से कम रहेगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। कराची यहाँ पर कम से कम रहेगा 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अगर हम रुख करें पेशावर का तो यहाँ पर कम से कम 6 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। और आखिर में कोयटा की बात करें तो यहाँ पर अभी भी कंपैरेटिवली बाकी शहरों से कम से कम 5 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जी, तो ये थे आज के अच्छा, ये तो टेम्परेचर इन नंबर्स हैं, लेकिन आई विश कि हम ये भी बता सके कि हाउ डज इट फील लाइक। तो जो भी 22 का टेम्परेचर है वो 32 फील होता है और अगर 29 कराची में तो आई बिलीव इट्स क्वाइट हॉट ऑलरेडी, वहाँ पे काफ़ी गर्मी हो चुकी है। और क्वेटा के अलावा सभी शहर अब 20 से ऊपर हैं, 22-23, तो इसका मतलब है कि मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। खैर, अब थोड़ा सा हम अपनी साइड तब्दील करते हैं स्टोरीज की। स्पोर्ट्स के बारे में पहले हमने बात की। एक खबर जो है ना, इसको बताने से पहले ना मुझे हंसी आना शुरू हो गई। Why are you quite interested to tell this story? क्योंकि जब भी ये खबर आती है ना तो कुछ जो है ना डबल मीनिंग चीज़ें हमारे जहन में आना शुरू हो जाती है। बट जी, चाइना के साथ आपको पता है कि हमारी ट्रेड चलती रहती है और एक ट्रेड जो है ना वो गधों के बारे में भी होती है। हम बहुत सारे गधे जो है वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। एक नया मुआहदा फिर भी हमारे खत्म ही नहीं हो रहे। इतने गधे हम चीन भेजते हैं फिर भी नहीं हो रहे। गवादर में गधों का एक स्लॉटर हाउस बना दिया गया है। ये इसको हम अक्सर लाइट मोड में डिस्कस करते हैं, लेकिन चीन इसको बहुत अहम मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। गधों की जो खाल है और जो हड्डियां हैं, अदर देन द मीट, उनके बड़े इस्तेमाल की चीज़ है और वो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। और जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है उसमें वजारत खुराक के हुकाम की जानिब से एक ब्रीफिंग में कहा गया है कि गवादर में चीनी कंपनी काम करेगी और मुल्क भर से भी स्लॉटर हाउसेज की जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आना शुरू हो गई हैं। ये कुछ विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं, हाउ डज इट लुक, एक स्लॉटर हाउस कैसे दिखता है। तो इससे पाकिस्तान अच्छा ज़र मुबादला बना सकते हैं और चीन की जरूरत भी पूरी हो सकती है। हमारे यहाँ तो बहुत से गधे, हाँ बहुत सारे गधे, वैसे ऐसा होता है, गधे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन इलाकों में जहाँ पे जो दिफाई सामान की तरसील होती है
उनके लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज़ इट्स अ इनके टफ ऊपर लाद के लेके जाए ऑब्वियसली। आई डोंट नो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही और कंपनी के लिए लेके जाते हैं साथ, क्या हो गधे साथ चलते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपने अपने ड्रोन को कहाँ भेजना है ये बताइए। हम मक्का की बात करते हैं। दिस अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। गधों की बात की तो अब दुनिया में आपने कारें चोरी होती देखी होंगी, आपने पैसे चोरी होते देखे होंगे, जेवरात। अमेरिका में, जो कि ओब्वियसली दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, उसमें पेंसिल्वेनिया में एक जबरदस्त वारदात सामने आई जहां पे चोरों ने इंतखाब किया चोरी का, लेकिन चोरी में उन्होंने चूज किया अंडों को। अंडे, चोरों ने अंडे चुरा लिए वहां पे। और क्यों चुराए? अंडे चुरा लिए। अच्छा जी, वो 1 लाख अंडे चुरा कर ले गए हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर एक तो अंडे बहुत कम भी हो गए, उनकी सप्लाई बड़ी कम हो गई और महंगे बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये जो 1 लाख अंडे चुराए हैं ना, इनकी कीमत तकरीबन बनती है $40,000। अच्छा। पुलिस ने बहरहाल तहकीकात शुरू कर दी है और चोरों को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे भी मारे जा रहे हैं, लेकिन हुकाम ये कह रहे हैं कि ये चोरी एक बड़े मुनज्जम गिरोह ने की है। ये वारदात फार्म मालिकान के लिए शदीद नुकसान का बाइस बनी है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अब खाने की चीजें जो है ना, वो इस तरह से चोरी होना शुरू हो जाए। इस पे प्रॉफिट बढ़ा है। और दूसरा ये कि ऑलरेडी रिपोर्टेडली वहां पे प्राइसेस बढ़ रही हैं अंडों की। अब उसे ब्लैक करके अगर बेचेंगे, ब्लैक कलर करके भी बेच सकते हैं, वैसे ब्लैक प्राइस में अगर बेचेंगे, एक अंडा फी अंडा $1 भी कमाएं तो 40,000 में $40,000 का प्रॉफिट। $40,000 बड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक इन अंडों को जो है ना वो संभाल के रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, लंदन से आपको खबर देते हैं, क्योंकि ये क्राइम की वारदातें जो है ना वो सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है। लंदन से भी ये खबर आई है जहां पर हर 4 मिनट के बाद मोबाइल फोन छीनने या चोरी की वारदात सामने आ रही है। कराची की बात करिए। मैं लंदन की बात कर रही हूँ। लंदन, अच्छा जी, लंदन की बात कर रही हूँ, जहाँ पर लोग जाने के लिए तरसते हैं ना, हम पढ़ने के लिए चले जाएं और वहां पर जाकर जिंदगी सेट हो जाएगी। 4 मिनट के अंदर या तो चोरी, आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर छिन जाता है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ने पर बर्तानिया वाले भी बहुत ज्यादा परेशान है और लंदन पुलिस जो है उसने एक हफ्ते में 250 के करीब मोबाइल चोर गिरफ्तार कर लिए। और इसका इम्पैक्ट हम हमारी लोकल मार्केट्स में देखते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश और श्रीलंका। बहुत सारे जो एशियाई ममालिक हैं वहां पे इन मोबाइल्स को, जो चोरी शुदा मोबाइल आते हैं, आप अक्सर मार्केट में जाएं, आपको एक लंबी लाइन लगी मिलेगी आईफोन्स की या ऐसे फोन्स की, और वो लॉक होंगे, कंट्री लॉक्ड फोन होंगे, उनमें उन पे सिर्फ आप वाईफाई यूज कर पाएंगे और उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ये वाले फोन वो चोरी के फोन होते हैं। हाँ, वो चोरी की, क्योंकि लोग लॉक करवा देते हैं, कंपनीज उसको बंद कर देती हैं। तो इस पे हमने आपको याद है एक टॉपिक भी किया था इससे पहले। सो ये बड़ा खतरा है। लंदन जैसी जगह पे अगर आप जा रहे हैं घूमने फिरने भी, तो बी वेरी केयरफुल। देयर इज अनदर स्टोरी। जब हमने विजुअल्स देखे, मुझे तो इट वाज लाइक क्वाइट क्रीपी काइंड ऑफ विजुअल्स, बहुत डरावने भी हैं ऐसा लगता है। अर्जेंटीना का, हाँ, ब्यूनस आयरेस है अर्जेंटीना में, उनका जो दारुल हुकूमत है, वहाँ पे एक दरिया बहता है, वो अचानक से सुर्ख हो गया। इमेजिन देयर इज अ रिवर जिसका पानी लाल हो और ऐसा लगे कि खून बह के जा रहा है इसके अंदर। रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि इसमें कोई ऐसा जहर, ऐसा कोई वायरस फैला है जिसके बाद ये पानी सारा लाल हो गया। और देखो कितना खौफनाक लग रहा है, खौफनाक भी लग रहा है। और ये जिस एरिया के अंदर है, ये वहाँ का सबर्ब जो है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वाकई में ये पानी कंटामिनेटेड है या नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कंसर्निंग तो है कि इस तरह की क्या सिचुएशन है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बाकायदा तौर पर भारत शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और हम कुछ बात कर लेते हैं अपनी पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि आपको इस बारे में अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या सिचुएशन है पाकिस्तान, याद आई आपको हमारी से? मुझे ये वैसे याद आ गया है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, आपको पता है, उसने कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे रखी है और पार्टी क़यादत ने एक मरतबा फिर से अवाम से मुतालबा किया है कि वो हर सूरत बाहर निकले, भरपूर एहतजाज भी करे। सवाबी में उन्होंने जलसा करने का ऐलान किया, जबकि लाहौर में मीनार पाकिस्तान में भी बड़े जलसों का ऐलान कर रखा है, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली। मीनार पाकिस्तान इजाजत नहीं मिली जी। डीसी साहब कहते हैं किसी को इजाजत नहीं है, जलसा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ इतलात आ रही है कि हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए क्रैकडाउन का फैसला किया है। इस्लामाबाद पुलिस को पार्टी की आला क़यादत और कारकुनान को गिरफ्तार करने की हिदायत की गई है। एहतजाज से कबल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्तों को भी बंद किया जा सकता है। ये ऐसी खबर है जो हम हर 3-4 महीने के बाद पढ़ते हैं, ये सेशन आता है। जमात इस्लामी ने भी कल वैसे इंतखाबात में जो मुबैना धांधली हुई है उसके खिलाफ यौम स्याह मनाने का फैसला किया है। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की है और सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत हुई है। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उनसे ज़रा जानते हैं सूरत-ए-हाल को कैसे देखते हैं, जो कि वो भी शहर कंटेनरा में रहते हैं और फेस करते हैं सूरत-ए-हाल को हमारी तरह। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सुबह खैर, आई होप आप ठीक ठाक हैं। दोबारा से एक बार फिर वही रस्म, वही बातें, वही अंदाज तहरीक इंसाफ का इस बार कुछ मुख्तलिफ नजर आता है आपको? जो अभी बात हो रही थी ना कि आवाम से निकलने का मुतालबा किया गया है, तो पहली बात तो यह है कि पीटीआई की क़यादत खुद क्यों नहीं बाहर निकलती? पंजाब में कहाँ गायब हो जाती है 1-2 लोगों को करके? तो जब आप लोगों के ऊपर
रखते हैं तवक्को, तो जिस तरह सलमान अकरम राजा ने पिछली दफा अपनी वीडियो अपनी गाड़ी में बैठ के बना के जारी कर दी थी, तो क्या अब भी पीटीआई की क़यादत यही कुछ करेगी? देखिए, अपनी हुकूमत में तो सब कुछ करते हैं। सियासी जमातों का वतीरा ये होता है कि हुकूमतों का मुकाबला करते हैं, वर्कर के साथ लीडरशिप सामने होती है। पीटीआई का अलमिया ये है कि उनकी लीडरशिप लोगों को सोशल मीडिया पे उभारती है कि आप आए, आप अरेस्ट हो जाएं और हम निकल जाएंगे। तो ये 3-4 दफा हो चुका हुआ है। अब हमें देखना ये है कि इस दफा क्या नया होगा। आलिया हमजा को वो लेके आए हैं और जो जुनैद अकबर हैं वो केपी में कर रहे हैं सवाबी में जलसा। तो इजाजत मिलती है या नहीं, तो फिर साथ ही तय किया गया कि फिर अपनी अपनी जगह पे करें। तो बिल्कुल दिलचस्पी का मकाम तो देखने का ये होगा कि पंजाब में क्या करते हैं। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? लोग निकलेंगे अगर इसी तरह की सिचुएशन रहती है जैसी आप बता रहे हैं? तो लोग निकल सकते हैं, स्पेशली अगर पिछले 1-2 इनके एहतजाज को अगर हम देखें, वहाँ पर जो सिचुएशन हुई नाकाम हुआ, इस मरतबा निकलेंगे लोग? मुझे तो इस दफा भी कोई नया काम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि क्या काम नया किया? पीटीआई की लीडरशिप बाहर आ गई है छुपने से, भागने से, केपी में बैठने से। देखिए, सियासी लीडरशिप के ऊपर ये अल्फाज ताना होते हैं, लेकिन उन्होंने इस ताने को कबूल किया है और नहीं आ रहे बाहर। तो फिर लोगों को गिला करना या लोगों के बच्चों को फंसवा देना और अपने बच्चों के साथ महफूज मुकामात पे बैठ जाना, ये कोई सियासी जमात का काम नहीं है। बिल्कुल आप कहें फिस्तायत है, पकड़ लेते हैं, कंटेनर लगाते हैं, तो ये क्या काम है जो पाकिस्तान की सियासत में नहीं हुआ? तो ये जो पॉलिटिकल स्टंट इस वक्त हुआ है, स्पेशली मुज़ाकरात बीच में जो चलते रहे हैं 1-1.5 महीना 2 महीने, इसके ऊपर बात होती रही है, मुलाकातें भी होती रही हैं, उसके बाद ख़त्म कर दिया अचानक से कमेटी, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? और स्पेशली JUI के साथ मिल जाने से, अगर वो मिलकर एहतजाज करते हैं, देन व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकता है? वो फवाद चौधरी को मैं रात सुन रहा था, वो कल इमरान खान से मिले थे ना GHQ हमला केस में, तो उन्होंने उनसे बात की कि जी देखें, मौलाना फजलुर रहमान से मैं मिला हूं और उन्होंने गिला किया है कि जब आपने मुज़ाकरात शुरू किए तो आपने हम जमातों को पूछा ही नहीं और खुद ही जाके बैठ गए और खुद ही खत्म कर दिए। तो उनका फिक्रा ये था कि इमरान खान ने कहा कि यार इल एक्सपीरियंस है, ये बड़ा गलत हो गया, फलां हो गया। अब आप मुझे बताएं, आप मुल्क चलाने लगे तो आप कहते हैं शुक्र है हमें पहले हुकूमत नहीं मिली थी, हम तजर्बाकार नहीं थे। आप मुज़ाकरात में बैठते हैं, आप सियासी जमात, वो जो मौलाना फजलुर रहमान जिसके घर आप मुसलसल 26वीं तरमीम उससे पहले जाते रहे, आपने एकदम सोचा कि यार ये कुछ गेम बन रही है, सोलो फ्लाइट पकड़ लो। अच्छा, अब फौरन मैं ताज़ा तरीन पे आ जाऊं। 8 को आप कल यानी वहां जलसा कर रहे हैं सवाबी में। कल भी उन्होंने किसी सियासी जमात को अपनी स्टेज पे खिताब की दावत नहीं दी। सियासी जमात जो बड़ी हो वो रास्ता लेके चलती है, लोगों को लेके चलते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने PDM जब बनाया तो मौलाना फजलुर रहमान से पहले आपस के इख्तलाफात दूर किए, तय किए मामलात, फिर मौलाना फजलुर रहमान को ऑफर किया और PDM का हेड बनाया। यहाँ मौलाना फजलुर रहमान से जब 2 दिन पहले रात को असद कैसर के घर मीटिंग होती है, तो वो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं भाई सबसे पहले तो आप बताएं हमारे PTI के साथ मामलात कौन तय कराएगा। ये बात किसके घर हो रही है? असद कैसर के घर हो रही है। अच्छा जी, ठीक है। और कल जब शहबाज शरीफ चले गए वहां पे, तो मौलाना फजलुर रहमान ने बाकी जो मर्जी कहानियां चलवा लें, मैंने रात भी खबर दी, उस दिन भी ये मैंने ही दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये गिला किया और साथ ही कहा कि आप इलेक्शन का मुतालबा करें और हुकूमत के जाने की बात करें। एलामिया भी सख्त उन्होंने जारी कराया था। कल उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के आने पे कहा कि जब आपने मदारिस ये सारे हकायक अपनी जगह, ये लाहौर में फिर जलसा करने की इजाजत क्यों नहीं दे रही इनको पंजाब? एक मिनट, अगर इनके साथ शायद जल्दी है, जो मैं बात आपको सियासी बता रहा हूं, अगर आपको नहीं सुननी तो आप लाहौर के नहीं सुनाए मैं तो चले सुनाए, फिर मैं पूछ लेता। अब सुनाए, सवाल आया हुआ, आप कर ले सवाल। कोई नहीं आप जो आप पूरा करें, फिर आप गिला करेंगे कि मेरा कमेंट नहीं पूरा हुआ। हाँ करिए। नहीं, मुझे टाइम की कोई जल्दी नहीं है, मैंने आपको टाइम। अच्छा चले, मेरा सवाल ये है कि अगर ये सारी हकीकत हम जान लें, जो आप कह रहे हैं कि अवाम नहीं निकलनी, तो फिर क्यों नहीं ये जलसे की इजाजत दे रहे लाहौर के अंदर आमिर रियाज राणा साहब? मेरा ख्याल है फिर आपको लीड करना चाहिए, ये काम PTI की क़यादत है। भाई सर, मैं पॉलिटिशियन होता तो जरूर करता, मैं आपकी तरह एक मजदूर आदमी हूं। आमिर भाई सवाल पूछा, मैंने आपको जवाब दिया कि मेरी ये राय है कि जब लीडरशिप ना हो तो फिर लोग नहीं निकलते। तो जलसा, वो फिर जलसा करने ना करने देने के पीछे क्या अमर है? फिर अगर लीडरशिप अगर आप सुनना चाहते हैं तो पीछे ना करने की इजाजत देने, PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है, 25 मई है, 9 मई है, 26 नवंबर है। इन्होंने, इनके लोग जब लीडरशिप के साथ आए, इन लोगों ने क्या किया? आग लगाई, हमले किए, तो क्यों ना एप्रीहेंशन हो इंतजामिया को?
ये तो पॉलिटिकल डायलॉग तब होता है जब आप बात कर रहे हो, आपको एकदम नजर आया कि यार वो तो ट्रंप देखेगा कि ये तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारी बात खराब हो जाएगी, हम इनके साथ मुज़ाकरात में बैठ गए। फिर आपको बैकग्राउंड में पसे मंजर में मुज़ाकरात नजर आए कि अली अमीन और बैरिस्टर गौहर पता नहीं क्या क्या मेरे लिए मरात लेके आ रहे हैं। लेकिन जमात तो आप एकदम इलेक्शन निकलिए, कमीशन के फिर आप साथ 14 मई आपको आमिर 14 साहब, साल की जमात सजा तो हो इलेक्शन सकती है। कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है ना, उसको हक तो है कि वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन भी करे, नहीं, मैंने तो अपने आपको लोग दी भी नहीं, खड़े तो करे, आपके अपने साथ जलसा भी करे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की भी बात बता दूं, इस वक्त नहीं है। पीटीआई नाम की जमात वहां नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन मौजूद है जिसको ना माना है ना अमल हुआ है, क्योंकि इस वक्त तक उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। मैं आपको खबर बता दूं, इनफ्रैक्चुअस हो चुके हैं। अब अच्छा। आपको पीटीआई की, अगर आज के हालात को मैं आपको बताऊं तो जैसे पीपल्स पार्टी 3P थी, फिर 4P आई, तो पीटीआई के साथ भी यही कुछ होगा। 4th P is coming. ओके, ठीक है आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका पूरा मौके पहुंचा है, फिर गिला नहीं कीजिएगा, आपने मेरी बात नहीं पूरी होने दी। थैंक यू, आपने वक्त दिया और इस आम सियासी मामले पे हमसे बात किया। आमिर रियाज राना साहब, सीनियर सहाफ़ी, हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, स्पेशली कराची को फोकस करते हुए। स्टे विद अस। कीप वॉचिंग। जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये मामला है कराची का, जहां पर लोगों की जिंदगियों को खतरा है हैवी ट्रैफिक से। थोड़े से स्टैट्स आपके सामने रखते हैं और वो बताते हैं कि 24 घंटों में तेज़ रफ्तार बसें और डंपर मजीद 9 जाने ले चुके हैं। मलीर की बात करें, वहाँ पर डंपर की टक्कर से बाप बेटा जहाँ बहक हो गए। ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद की अमवात के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और नॉर्दर्न बाईपास की बात करें तो वहाँ पर डंपर और डबल केबिन गाड़ी जो है वो भी आपस में टकरा गई है। बिल्कुल, और ये वाकयात नए नहीं आयशा, ये रोज़ वाकयात होते हैं और हम रोज़ रिपोर्ट करते हैं। रवां साल अगर सिर्फ देखा जाए तो जो हैवी ट्रैफिक है इसके 32 हादसात हुए और इसमें 39 कीमती जानें ज़ाया हो गई। कराची ट्रैफिक पुलिस ये कहती है कि रवा बरस जो हैवी ट्रैफिक है इसमें 34,600 से ज़ायद चालान किए गए। लॉ की इन्फोर्समेंट के लिए 489 ड्राइवर्स को गिरफ्तार भी किया गया। कराची में तेज़ रफ्तार जो डंपर्स हैं या डंपर ड्राइवर्स हैं इनके खिलाफ मुकदमात का भी हुक्म दे दिया गया है और सिंध गवर्नमेंट ने जो गैर रजिस्टर्ड डंपर्स हैं उनको फौरी जब्त करने की भी हिदायत की हैं। मेजर्स तो लिए जा रहे हैं, मेजर्स लिए जा रहे हैं कि सवाल अगेन फिर से यही होगा कि जिनको गिरफ्तार किया जाता है उनको क्या आप फौरन से रिहा भी कर देते हैं? क्या उनकी बेल आसानी से हो जाती है? उनके ऊपर मुकदमा जो है प्रॉपर तरीके से चलते हैं? क्या आइंदा ऐसा वाकया ना हो? एग्जैक्टली, तो इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा। उन जानते हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं इस सिलसिले में। थैंक यू सो मच सादिया साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आपकी राय इसके ऊपर मैं जान लूँ कि ये नया वाकया नहीं है जो हम अपने इंट्रो में भी बात कर रहे थे। आए रोज़ इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, मेजर्स लिए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद सिलसिला रुक नहीं रहा है। इसकी क्या वजह नजर आती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली इस साल के शुरू से बहुत ज़्यादा, जब ये 2025 में हम इंटर हुए उसके बाद ट्रैफिक के हादसात की बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई। देखिए, एक ये बात कि कराची की कोई 3.5 करोड़ की आबादी है और इतनी बड़ी आबादी है और मैं ये बात कहने में मुझे कोई वो नहीं है, मेरी अपनी गवर्नमेंट है, मेरी अपनी पुलिस है, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस की तादाद है शहर में वो कोई 650 है, जो कि बहुत कम है और हमें उसको नंबर को इन्हांस करने की ज़रूरत है, भर्ती करने की ज़रूरत है और दूसरा नई टेक्नोलॉजी के साथ उनको इक्विप्ड करने की भी ट्रैफिक पुलिस को ज़रूरत है शहर में। बगैर ऐसे मतलब देखें, अब दुनिया बहुत आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। अच्छा, फिर शहर में डंपर के दाखिले का वक्त था 11 बजे रात से सुबह 6 बजे तक, क्योंकि जब पोर्ट से ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन इस दरमियान तरक्याती काम शहर में शुरू हुआ जिसकी वजह से उनको रिलैक्सेशन दी गई। एक तो जो है ICT जो ट्रॉफी होनी है उसकी वजह से नेशनल स्टेडियम में काम हो रहा था तो इजाज़त दी गई और दूसरा रेड लाइन का मंसूबा जो है, तरक्याती काम जो हो रहे हैं उसकी वजह से इजाज़त दी गई। अच्छा सादिया साहिबा, ये जो पहला नुक्ता आपने उठाया ये बड़ा अहम है कि इतने कम ट्रैफिक सार्जेंट्स हैं रेगुलेशन के लिए, दो के टेक्नोलॉजी बहुत रोल प्ले करती है। रिसेंटली आपने सेफ सिटी के लिए कैमरास वगैरह भी लगाए, कुछ ना कुछ आपका फोकस तो हुआ है कराची की जानिब, लेकिन ये इतना अहम मसला है और आप खुद निशानदेही भी कर रही हैं बतौर तर्जुमान, तो क्या अमर
और माने हैं जी, क्यों नई भर्तियां नहीं हो पा रही, नए लोग नहीं आ पा रहे ताकि फोर्स ज्यादा तगड़ी हो? पता है, आपको पता है कि पाकिस्तान में आप भर्तियां वो करें तो कोर्टों में चली जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज और बैन लगा देती हैं। अब इस वक्त सिंध पुलिस की भर्ती खोल दी गई है और क्योंकि हाई कोर्ट ने बैन लगाया था, वो केस खत्म कराया है गवर्नमेंट ने और वो भर्ती खोल दी गई है। और मैं अच्छा सादिया, वन क्विक आंसर, क्या इस हवाले से महसूस की जा रहा है हुकूमती सतह पे कि कोई ऐसी कानून साजी की जाए कि ये जो लोग पकड़े जाते हैं, खासतौर पे डंपर ड्राइवर्स अपनी गफलत की वजह से, सिर्फ चालान वगैरह पे इक्तफा ना हो, कोई ऐसी कानून साजी हो कि या तो ये आइंदा ड्राइव ही ना करें या वो गाड़ी बंद हो जाए, कोई ऐसा नुकसान हो जिसकी, हाँ, ताकि ये रुके सिलसिला? कुछ ऐसी कानून साजी है मतलब नजर? नहीं जी, बिल्कुल कानून साजी को मजीद सख्त करने की बिल्कुल जरूरत है। उस पे भी सीएम साहब और होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊं कि ये जो हादसात बढ़े हैं, इसके बाद बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया है कि ये डंपर्स उसी वक्त जब्त कर लिए जाएं, ड्राइवर्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, रैंडम इनकी फिटनेसेस चेक किए जाएं और दूसरा ये कि ड्राइवर, क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं ना कि जी ड्राइवर नशे में था, तो ड्राइवर का ड्रग टेस्ट भी ऑन स्पॉट कराया जाए ताकि उससे ये हो कि अगर वो नशे की हालत में तो वो भी तो क्राइम है ना। सर, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इसके ऊपर काम करने के लिए ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वैसे एक अलग ही बहस है, इसके ऊपर हम एक अलग से पूरा टॉपिक जो है वो कर सकते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच, आपका मौक़िफ़ जो आ गया। सादिया जावेद साहिबा तर्जुमान सिंध हुकूमत मौजूद थी। इसी इशू के ऊपर हम कुछ मजीद बात कर लेते हैं। DIG ट्रैफिक कराची अहमद नवाज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। वो इन मामलात को ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें एक्सप्लेन करेंगे कि इनकी वजूहात क्या हैं। अगर रिलैक्सेशन दी गई थी, हैवी ट्रैफिक जो है उसके दाखिले पर पाबंदी थी पीक आवर्स के अंदर, उसके बावजूद रिलैक्सेशन देना क्या ये वजह बना है, या फिर जिसकी निशानदही की है सादिया साहिबा ने कि जो ट्रैफिक के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, ट्रैफिक ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा कम है, ये इसकी रीज़न है। थैंक यू सो मच अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा सर, ये जो अब नए स्टैट्स हमारे सामने आ रहे हैं, स्पेशली 24 घंटों की बात कर लें, 9 जाने चली गई, हैवी ट्रैफिक जो है वो फिर भी मौजूद है, हालांकि उनके ऊपर बैन है, वो रोड्स पर नज़र आती है, इसकी क्या रीज़न है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हैवी ट्रैफिक के ऊपर बैन इस तरह से नहीं है जिस तरह से कि तसव्वुर किया जाता है। हैवी ट्रैफिक, कई किस्म की हैवी ट्रैफिक ऐसी है जो कि इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उनको जो है 24 घंटे शहर के अंदर रवां रहने की इजाज़त है। इसके अंदर स्पेशली जो वाटर टैंकर्स हैं जो पूरे शहर को वो पानी की सप्लाई करते हैं, तकरीबन 6000 के करीब वाटर टैंकर कराची में डेली जो है वो चलते हैं, उनको इजाज़त है। उसके अलावा जो शहर से कचरा उठाती हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ, उसके भी तकरीबन 1100 डंपर्स हैं जो कि सारा दिन जो है पूरे शहर के मुख्तलिफ मकामात से कचरा उठाते हैं। इसके साथ साथ जो फूड सप्लाईज़ में गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं या जो हॉस्पिटल सप्लाईज़ के अंदर गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, ऐसी कई किस्म की गाड़ियाँ हैं जो कि शहर में अलाउड होती हैं। हैवी ट्रैफिक तमाम शहरों में चलती है, बैनुल अक़वामी तौर पे भी कोई हैवी ट्रैफिक की इस तरीके से पाबंदी नहीं होती है, लेकिन कराची के मखसूस हालात की वजह से और ट्रैफिक की कंजेशन की वजह से इनमें कुछ इक़साम के ऊपर पाबंदी है, जिसके अंदर मोस्टली गुड्स ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों पर पाबंदी है। गॉट योर पॉइंट। अच्छा, ये जो दूसरा एक सवाल मैंने अभी सादिया साहिबा के सामने रखा था, तर्जुमान गवर्नमेंट ऑफ सिंध, आपके सामने भी मैं रखता हूँ, क्या वो मौसर कानून साजी DIG साहब मौजूद है जिसके बाद अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो, किसी को पकड़ें, करार वाकई सज़ा हो और फिर दोबारा से तदारुक हो ऐसे वाक़यात का, या फिर आपको कुछ सुकम इसमें बतौर पुलिस ऑफिसर नज़र आता है कि ये कानून साजी अगर बेहतर हो जाए तो ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है आपको बतौर पुलिस, बतौर इदारा, कि उन लोगों को करार वाकई सज़ा मिले, दोबारा सड़क पर ना आएँ और फिर ऐसे हादसात या वाक़यात ना हो? जी बिल्कुल, जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसके तहत इसकी सेक्शंस डिफाइंड है और ये शुरू से 320 और या 322 के तेपे के जुर्म में इसकी FIR दर्ज होती है और ऐसे ड्राइवर हजरात को सख्त सज़ा मिलती है जो कि किसी हादसे की उसमें सबब बनते हैं गफलत और लापरवाही से और उसके अंदर किसी की जान चली जाए। ताहम जो हमें माशरे में हमने देखा है कि अक्सर एक्सीडेंट के जो मुकदमात हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ पे
ख़त्म होते हैं और अमूमन जो वर्सा हैं वो किसी न किसी कंपैशनेट ग्राउंड पे या किसी और दीगर वजूहात की बिना पे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको वो सजाएं नहीं मिल पाती हैं अक्सर केसेस के अंदर, तो इस जो कि इन कानून केसेस में दर्ज की गई हैं। डीआई साहब, आपको नहीं लगता कि जो रियासत है उसको मुद्दई बनना चाहिए? क्योंकि सारी बात ये कौमी मसला है ना। अगर बतौर मुद्दई वो किसी चीज़ पे कंपनसेट कर रहा है, वो पैसे ले लेता है, कुछ भी कर लेता है, तो रियासत को सामने आना चाहिए सजा दिलवाने के लिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस भी मौजूद हैं ऐसे केसेस के अंदर कि उसमें रियासत को मुद्दई बनने का कहा गया है, चूँकि वो मसले कौमी नौइयत के हैं। जी देखें, जिसकी अहले खाना की जान गई हुई होती है, सबसे पहला कानूनी तौर पे हक उन्हीं का होता है कि वो मुकदमा दर्ज कराएं। ताहम ऐसे कुछ केसेस के अंदर कि जहां वो कोई सामने ना आए, वहां पे स्टेट भी मुद्दई बनती है और उसको फॉलो करती है, लेकिन फिर जो अदालती प्रोसेस है उसके अंदर अगेन जो वर्सा हैं उनके पास हक होता है कि वो उस केस के अंदर पार्टी बने और अपने जो कॉम्प्रोमाइज़ अगर वो करते हैं तो उससे उनको मुल्ज़मान को अक्सर फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अहमद साहब, हमने ये तो बात कर ली सज़ा जज़ा के ऊपर। अब जो हमारे सामने मसला है हैवी ट्रैफिक की वजह से ये जो जाने जाती हैं, आपके नज़दीक इसका सोल्यूशन क्या है? क्या किया जाना चाहिए? हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले भी हैं, ट्रैफिक कंजेशन भी है, और जिसका आपने जिक्र किया पुलिस फोर्स कम है, उसके साथ साथ ये जो आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया कि उनके ऊपर कोई बैन नहीं है, तो फिर इस मसले का हल कैसे मुमकिन है? जी बिल्कुल, जैसे आपने निशानदेही की कि इसमें कई इदारे और कई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। ये इसमें एक मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है और तमाम इदारों को इसके अंदर अपना अपना काम करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि शहरियों को भी एहतियात करने की ज़रूरत है। हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे हैवी ट्रैफिक के साथ हादसात हुए हैं वो मोटरसाइकिल सवारों के साथ हुए हैं या पैदल रोड क्रॉस करने वालों के साथ हुए हैं, और उसके अंदर जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो एहतियाती तदाबीर जो कि अपनानी चाहिए, जिसमें कि हेलमेट का इस्तेमाल या मोटरसाइकिल की लाइटों को ठीक रखना। और उसके अलावा जो पेडेस्ट्रियन, मैं अगर आपके साथ इस साल के रवां साल के आदाद शुमार शेयर करूं तो रवां साल में जो ट्रैफिक हादसात में हलाकतें हुई हैं उसमें 46% जो है वो पेडेस्ट्रियन शामिल हैं। मींस के जिसमें लोगों ने रोड क्रॉस करते हुए किसी न किसी हादसे का सबब बने हैं। तो न सिर्फ ड्राइवरों को जो ट्रैफिक कवानीन है उसके ऊपर अमल दरामद की ज़रूरत है, आम शहरियों को भी ज़रूरत है कि वो जब रोड पे आएं और रोड क्रॉस करें तो उसके अंदर बिल्कुल अहमद साहब, इंफरादी तौर पर भी बिल्कुल सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन अभी अगर आप थोड़ा सा कुछ बता सकें कि फौरी तौर पर कुछ किया जा रहा है इस मसले से निकलने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए, कुछ अगर इकदाम किए गए हैं तो हमारे साथ शेयर करें। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो कम्युनिटी पुलिसिंग होती है वो इसी का सिलसिला हम अक्सर देखते हैं, लाहौर के अंदर भी, इस्लामाबाद में भी ये एक्टिविटीज़ की जाती हैं टू अवेयर पीपल, एंड वी आर स्टिल रनिंग अ कैंपेन। हम नेटवर्क आपके साथ एक कैंपेन भी रन कर रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें बताइए कि अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है शहरियों को बताना, और मजीद क्या मीडियम्स हैं जो इसमें मुअस्सर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, दोनों सूरतों में हमें इक़दामात करने की ज़रूरत है। एक जैसे कि अवेयरनेस जो आम शहरियों के अंदर होनी चाहिए, उसके सिलसिले में कराची ट्रैफिक पुलिस मुख्तलिफ ज़राए से आवाम के अंदर आगाही की मुहिम जारी रखे हुए है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी जो पर्सन टू पर्सन हम काउंसलिंग है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी जाके लोगों को इसके बारे में आगाही दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमें जो हुकूमती तौर पे इक़दाम करने की ज़रूरत है, जिसमें कि इन्फोर्समेंट शामिल है, वो भी उसमें भी इक़दाम बढ़ाने की ज़रूरत है। कराची ट्रैफिक पुलिस इस सिलसिले में 1 जनवरी से एक मुहिम चलाए हुए है, जिसके अंदर हम विदाउट लाइसेंस अगर कोई ड्राइव करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और इस साल हमने 40,000 ऐसे लोगों को चालान किया है जो कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे। लेकिन उसमें साथ साथ एक और अहम फिगर मैं आपको बताता चलूं कि जो कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते हैं उनके खिलाफ भी कराची ट्रैफिक पुलिस भरपूर इक़दाम कर रही है। और इस सिलसिले में हमने 5,000 ऐसे चालान जारी किए हैं और
तकरीबन 4,500 के करीब हमने जो बच्चे गाड़ी चला रहे थे उनकी गाड़ी को जब्त किया है और फिर उनके पेरेंट्स से श्योरिटी लेके कि आइंदा वो अपने बच्चे को ये गाड़ी नहीं देंगे और फिर उनकी गाड़ियां वापस की गई हैं। हम इसमें इंतहाई इकदामात से जो है वो गुरेज कर रहे हैं, अगर कोई कम उम्र बच्चा गाड़ी चलाते हुए मुंसलिक है। ठीक है, ये अच्छी सोच है आपकी कि उनका मुस्तकबिल ख़राब ना हो, लेकिन अगर कोई कम उम्र बच्चा चालान होता है ऐसा कुछ करते हुए किसी वायलेशन पे, तो फिर उनके पेरेंट्स के साथ क्या रवैया होता है? महज समझाने तक होता है या कार्रवाई पेरेंट्स के खिलाफ होती है? क्या प्रोसीजर है फिर? जी, एक तो उनको जो ट्रैफिक वायलेशन होती है कम उम्र गाड़ी चलाने के ऊपर, उसका उनको टिकट जारी किया जाता है और उसके बाद उनके पेरेंट्स को बुला के उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं, राइटिंग में उनसे कमिटमेंट ली जाती है कि वो आइंदा अपने बच्चे को गाड़ी देने से इज्तनाब करेंगे। इससे ये होता है कि पेरेंट्स को एहसास होता है कि उन्होंने एक गलत इकदाम किया है जिससे उनके बच्चे की बहुत अच्छा है, कम से कम उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बने, लेकिन ऐसा कुछ हो कि पेरेंट्स इससे सबक हासिल करें। डीआईजी साहब, थैंक यू वेरी मच, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। तनकीद कतई तौर पे मकसद नहीं है, हमें मालूम है इदारे भी कंसर्न हैं जब लोगों की जान जाती है, लेकिन हम सब ने मिलकर अपनी कैपेसिटी में इसके लिए अमल करना है। तो सबसे पहले लाइसेंस बनवाना है, गाड़ी और मोटरसाइकिल उसके बाद रोड पर लानी है, सीट बेल्ट लाजमी पहनना है, हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। बिल्कुल, मोटरसाइकिल पे जो लोग बैठे हुए होते हैं ना, वो हमें नजर आता है कि कभी वो फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी वो हेलमेट का हमें नजर नहीं आता, मोटर बाइक के ऊपर, तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। बालाजी, स्क्रीन्स जो है ना, आप उसको बहुत ही ज्यादा दूर रखें, स्पेशली गाड़ी चलाते हुए या फिर आप कोई भी हैवी ट्रैफिक भी चला रहे हैं या मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, आपने लेन सिस्टम का ख्याल रखना है, उसको फॉलो करना है, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, और ट्रैफिक सिग्नल अगर आप तोड़ते हैं तो ये याद रखिए कि ये बहुत बड़ा जुर्म है और सबकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। स्पीड लिमिट का भी लोग ख्याल। या एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, वी आर पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। हम नेटवर्क, हम कोशिश करें हम इस पे ऑफ एंड ऑन बात करते रहें ताकि आप तक भी अवेयरनेस पहुंची और वो बातें आपको याद कराते रहें जो उमूमी तौर पे पता सबको होती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। सो अपनी जिम्मेदारी समझिए, जान भी बचाइए और दूसरों की जान बचाने का भी सबब बनिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। सबसे आगे मैं एक मतबा फिर से खुशामदीद। कुछ जिक्र कर लेते हैं थैलेसीमिया का, क्योंकि पाकिस्तान में इसके मरीजों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ऐसे में कई फलाही इदारे ऐसे हैं जो मुतासरा ख़ानदानों की मदद कर रहे हैं। उनमें से पेशावर का फलाही इदारा है हमजा फाउंडेशन वेलफेयर थैलेसीमिया सेंटर एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो इसमें बहुत आगे और इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहा है। इस पर रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 300 मिलियन अफराद थैलेसीमिया का शिकार है। पाकिस्तान में तकरीबन 98 लाख अफराद थैलेसीमिया में मुब्तला है, जबकि हर साल 9,000 बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा हो रहे हैं। थैलेसीमिया से मुतासिर अफराद को अपनी जिंदगी की बका के लिए हर माह 1 से 2 बार खून लगाने की जरूरत होती है। पेशावर का फलाही इदारा हमजा फाउंडेशन वेलफेयर थैलेसीमिया सेंटर एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मुतासिरा बच्चों की मदद के लिए 2006 से सरगर्म है। शुमार के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 तक रजिस्टर्ड 1500 से जायद बच्चों को इस फलाही इदारे ने अपनी खिदमत फराहम की। 20 साल से मैं ब्लड लगा रहा हूँ और हमजा फाउंडेशन से मैं ट्रांसफ्यूजन कर रहा हूँ और मैं BBA का स्टूडेंट हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी से। 2 साल पहले मेरी शादी हुई है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 8 मंथ्स का बेटा है। हमजा फाउंडेशन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की जानिब से पेशावर के तारीखी किले बाला हिसार में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। है वो अवामुन्नास में थैलेसीमिया बीमारी के बारे में शऊर व आगाही उजागर करना और उसके साथ साथ जो बच्चे इस मर्ज में मुब्तला हैं 1504 इस वक्त हमारे पास हमजा फाउंडेशन में रजिस्टर्ड बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी को सपोर्ट करना है। मेरा नाम आमना है और मैं थैलेसीमिया का पेशेंट हूँ। आज हम किला बाला हिसार आए हैं हमजा फाउंडेशन की तरफ से और हम बहुत खुश हैं। हमने किला बाला हिसार का विजिट किया है और हमें फ्यूचर में भी ऐसा हो। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है हमजा फाउंडेशन और FC नॉर्थ के बीच, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है और इस तरह के प्रोग्राम्स फ्यूचर में भी होने चाहिए और इससे पेरेंट्स और उनके बच्चों की बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया जो फाइटर्स हैं उनकी हौसला अफजाई। हमजा फाउंडेशन के मुंतजमीन के मुताबिक इदारे का सालाना खर्च 5 से 6 करोड़ रुपए है, जो कि अवामुन्नास और मुखय्यर हजरात के खैरात व सदकात से बमुश्किल पूरा किया जा रहा है। इतने मासूम और इतने प्यारे बच्चे, अल्लाह इनको सेहत दे। आप भी अपने आसपास ज़रूर देखिए, इन बच्चों की मदद भी कीजिए और ब्लड डोनेट कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें।
वेलकम बैक। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं सुबह से आगे में। बात कर लेते हैं कुछ स्पेस के हवाले से। ये यूजुअली एक ऐसा टॉपिक है जिस पे या तो बात नहीं होती या बहुत कम होती है। कौन सी स्पेस मुझे चाहिए होती है या फिर दूसरी वाली असल वाली खला वाली स्पेस। और मेरा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं सारे नासा के तकरीबन पेजेस को फॉलो करता हूँ, इनकी जो अपडेट्स आती हैं, और ये 1-1.5 साल हुआ है मुझ में ये इंटरेस्ट पैदा हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ है ना स्पेस में और जो रिपोर्ट होती हैं हम तक, वो एक बुनियादी वजह है। खैर, जब सियारे खास तरतीब में आसमान पर नमूदार होते हैं तो एक बड़ा शानदार नज़ारा है। पिछले दिनों में आप खबरों में भी देख रहे थे, सोशल मीडिया पे भी बड़ी खबरें गर्दिश कर रही थी, और बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न ऐसी दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं जो बाकायदा इक्विपमेंट से लोगों को दिखा रहे थे थ्रू देयर यूट्यूब चैनल्स की एक्टिविटी क्या हो रही है। वहां पर नहीं, यहाँ पर कराची में भी हो रहा था, तो इसी पे हमने बात भी है। बहरहाल जिन लोगों ने वो प्लानिटरी अलाइनमेंट नहीं देखी है ना, उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा से ये 7 सैयारे जो है ना आपको नजर आ सकते हैं। और अगर आपको नजारा करना है इनका बड़ा ही खूबसूरती के साथ और क्लियरली इनको देखना है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं प्लानिटरी अलाइनमेंट को देखने के लिए आप जा सकते हैं, जहाँ पर कराची एस्ट्रोनॉमर्स सोसाइटी, जहाँ पर इसका खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। ये बाकायदा एक्टिविटी होगी और यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले भी देख चुके हैं और मजीद भी आ सकते हैं। 200 से ज़ायद अफराद ने इससे पहले शिरकत की थी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमारे साथ मौजूद हैं कराची एस्ट्रोनॉमर्स सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं मेहदी हुसैन साहब। उनसे इस बारे में बात करते हैं। मेहदी हुसैन साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ठीक ठाक है, आप खैरियत से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। चलें, सबसे पहले तो हमें तो इस अलाइनमेंट की तारीफ तो बताइए। ये प्लानिटरी अलाइनमेंट है क्या? हाउ दिस हैपेंस? कोई खास एक्टिविटी है, किसी खास सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद ये होता है? बेसिकली ये है क्या ये अलाइनमेंट? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। असल में जो प्लैनेट्स हैं जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में गर्दिश कर रहे हैं, वो अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। और ये सब के सब जो प्लैनेट्स हैं उनका जो मदार है वो एक प्लेन पर है, जो हमारे सोलर सिस्टम का प्लेन है। और ये प्लेन जब हम अर्थ से अपने आसमान में देखते हैं तो एक ख्याली लकीर की सूरत में दिखाई देता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं जिसमें मरकरी है, वीनस, अर्थ पे तो हम खुद हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब हमें आसमान पे दिखते हैं। मगर ये तमाम मुख्तलिफ औकात में दिखते हैं। कभी जो है वो रात के किसी पहर कोई दिखेगा तो कोई दूसरे पहर दिखेगा, और कभी कभी ये दिन की रोशनी में आसमान पे होते तो हमें दिख नहीं पाते। और ये तमाम के तमाम उस एक इमेजिनरी लाइन जो हमारे सोलर सिस्टम का प्लेन है उसमें तरतीब से एक लाइन की सूरत में ही नजर आते हैं। अब कुछ दिनों पहले से, ये किसी खास वक्त में नहीं है कि एग्जैक्ट किसी टाइम फ्रेम में हो रहा हो, ये तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है कि 6 प्लैनेट जो हैं वो एक वक्त में हमें आसमान पे डिफरेंट जगहों पे, ऐसा नहीं है कि वो सब के सब एक ही पॉइंट पर मौजूद हैं। आसमान में कोई मशरिक की तरफ तो कोई मगरिब की तरफ, कोई आपके सर के ऊपर, उसी एक इमेजिनरी लाइन पर ये सब के सब 6 प्लैनेट्स इस वक्त जो है वो आसमान पर मौजूद हैं। और तकरीबन 1 महीना हो गया है। ये सनसेट के फौरन बाद देखे जा सकते हैं। इसमें ये कब तक रहने वाले हैं? ये प्लैनेटरी जो अलाइनमेंट है कब तक रहने वाली है? अच्छा, इस तरह से है कि ये 6 प्लैनेट अभी विजिबल हैं। 20 फरवरी के बाद, अच्छा, अभी 6 में पहले बता देता हूँ। वीनस दिखाई दे रहा है, जिसको ज़ोहरा कहते हैं उर्दू में। मार्स है, मरीख जिसे कहते हैं। जुपिटर है, मुश्तरी, सैटर्न, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। 20 तारीख के बाद इसमें मरकरी भी ऐड हो जाएगा। इनके 7 प्लैनेट्स जो हैं वो एक वक्त में स्काई पे देखे जा सकते हैं, यानी 7 प्लैनेट्स। लेकिन मैंने ये बताइए, नेकेड आई से तो नहीं देखे जा सकते ना? स्पेशल इक्विपमेंट ही चाहिए होगा इन 7 सैयारों को देखने के लिए। इसमें इस तरह से है कि नेकेड आई से जो है इसमें से 4 प्लैनेट्स जो है वो देखे जा सकते हैं, जिसमें वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न है। यूरेनस और नेपच्यून को नेकेड आई से नहीं देख सकते। अच्छा, ये दिखते हैं बारीक सितारे की माने, एक रोशन सितारे जैसे। अगर इनकी शक्ल देखनी हो तो आपको बहरहाल इन सब के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूरेनस और नेपच्यून टेलीस्कोप के बगैर आपको नहीं दिखेंगे, और उसके लिए लेकिन मैंने अगर मैं जाकर देखना चाहूँ और वो सितारे की तरह ही दिखेगा तो मैं डिफरेंशिएट कैसे कर सकती हूँ कि ये नॉर्मल सितारा जो हम रोज देखते हैं या फिर ये कोई और सैयारा है? जी बिल्कुल। एक तो अगर थोड़ा सा हमें नॉलेज होता है तो हम आइडिया हो जाता है कि ये एक नॉर्मल सितारा है या ये सैयारा है, क्योंकि पोजीशंस जो हैं वो
नोन होती हैं सितारों की, जबकि जो सैयारे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मकाम जो है वो चेंज करते हैं। इसके अलावा जो सितारे हैं वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो हम हमेशा से पढ़ते रहे, स्टार्स ट्विंकल, जबकि प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, उनकी बड़ी स्टेबल लाइट होती है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें से जो सैयारे नहीं देखे जा सकते, यूरेनस और नेपच्यून, उनके लिए तो बहरहाल आपको टेलीस्कोप यूज करनी पड़ेगी, मगर बाकी सितारे आपको आंख से दिखाई दे भी रहे हैं, उनको भी देखने के लिए कराची वाले तो आप के प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं। एक तो लाहौर वालों या बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नेशन वाइड मौजूद है, उसकी निशानदेही कर दीजिए। और दूसरा ये कि ये इसमें लर्निंग क्या है एक्चुअली, अगर खास तौर पे मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, आपका तो शौक होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक पुराने अरसे से, काफ़ी अरसे से ये कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या लर्निंग है सारे प्रोसेस के अंदर, खास तौर पे जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर या जो सितारों के इल्म के अंदर अपना इल्म हासिल करना चाहते हैं? जी, दो सवाल है, मैं एक एक करके जवाब दे देता हूँ। देखें, कराची में तो कराची एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी जो है वो रेगुलरली अपने इवेंट्स मुनक्किद कर रही है, जिसमें वो आके देख सकते हैं। PIA प्लानिटेरियम पे हमने क्या 200 नहीं बल्कि 500 से ज़्यादा लोग आए थे। इसके अलावा हमारी कराची स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जहाँ ये देखा जा सकता है। लाहौर, इस्लामाबाद में भी वहाँ पर इसी तरह सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है जो एक्टिवली ये काम करती है वहाँ पर। इसी तरह से इस्लामाबाद में भी कुछ जो है लोग टेलीस्कोप्स उनके पास हैं जो कि इन एक्टिविटीज़ को फर्दन करते रहते हैं। इस बड़े लेवल पे शायद वहाँ पे नहीं होती जिस लेवल पे कराची एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी जो है वो अपने इवेंट्स करती है, बट कुछ ना कुछ वहाँ पे भी जारी है, बल्कि तकरीबन हर शहर में भी ये इवेंट अटक तक में जो है वो ये बड़ी सरगर्मी जो है इसकी हो रही होती है। दूसरा सवाल जो आपका था कि बच्चों के लिए क्या इसमें है, तो देखें, जब हम इवेंट करते हैं तो हम सिर्फ उनको सैयारे सितारे दिखाते नहीं, बल्कि उनके बारे में उसके जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो भी देने की कोशिश करते हैं। उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सैयारे किस तरह से अपने मदार में जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, कब दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, उन प्लैनेट्स के ऊपर जो फीचर्स जब हम टेलीस्कोप से दिखाते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इस तरह से हो सकता है कि ना सिर्फ वो बुक्स के अंदर इन सैयारों को पढ़ेंगे बल्कि जाकर एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और खुद से देख भी सकते हैं, एंड डेफिनेटली उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है स्पेस को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मेहदी हुसैन साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और कराची वाले आप जा सकते हैं, कराची एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी, यहाँ पर बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं प्लानिटरी अलाइनमेंट जो होने वाली है। और हमारे लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये भी है कि सिर्फ ज़मीनी मसाइल या वसाइल जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं, उससे आगे जहाँ और भी हैं, आप इसको ज़रूर मुसख्खर कीजिए, पढ़िए। कुरान करीम में भी है कि आप सितारों को मुसख्खर कीजिए और जानिए। इस हवाले से बात करते रहेंगे। फिर वक्त एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करनी है, आपको लेकर चलना है तुर्किया के एक दिलचस्प खेल मंगला की दुनिया में, जो न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों में भी मकबूल हो रहा है। और पाकिस्तान में जो तुर्क हुकूमत है उसके ज़ेर इंतज़ाम इदारे यूनुस अमर इंस्टीट्यूट में इस खेल की तरबियत भी दी जा रही है। अच्छा, यहाँ पर तुर्क सकावत के साथ साथ दीगर हुनर भी सिखाए जाते हैं, तो आपको ये दिलचस्प रिपोर्ट जो है वो दिखाते हैं। ये खेल है मंतक का। बेहतरीन चाल चलने वाला कामयाबी समेटता है। तुर्क जबान में इस खेल को मंगला कहते हैं। पाकिस्तान में तुर्क हुकूमत के जेर इंतजाम इदारे यूनुस अमर इंस्टीट्यूट में मंगला सिखाया जाता है। इदारे के सरबराह डॉक्टर खलील तुकार के मुताबिक बच्चों के साथ बड़े भी इस खेल में दिलचस्पी लेते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर मंगला के टूर्नामेंट्स भी मुनक्किद किए जाते हैं। ये जो मंगला कहते हैं ये सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी खेलते हैं, क्योंकि इसमें मंतिक गेम जो है मंतिक का है और इंसान को एक तरह से स्ट्रेटेजिक उसमें शिकार है। उसमें साथ साथ इंसान जंग के लिए भी तैयार होता है ज़हनी राज से। ये मंगला हम यहाँ हमारे इस्लामाबाद में 2 साल से जब से मैं आया हूँ, और एक बच्चों के लिए गर्मियों में और सर्दियों में वो जो छुट्टियाँ होती है ना, उसमें वो कैंप रखा हुआ हमने। यूनुस अमर इंस्टीट्यूट में बच्चों को नेजाबाजी की तरबियत भी दी जाती है। साथ ही साथ तुर्क सकाफत के फरोग के लिए मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। दीगर शोबों की तरह तालीम के मैदान में भी पाक तुर्की ताल्लुकात फरोग पा रहे हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद स्कॉलरशिप पर तुर्की में जेर तालीम है। एजुकेशन काउंसिलर के मुताबिक तुर्की की सरकारी यूनिवर्सिटीज में भी तालीम हासिल करने के कई मौके मौजूद है, जिससे पाकिस्तानी तलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। Right now almost 5,000 Pakistani students are studying in Turkey.
some of them doing master program, some of them PhD, and most of them are going to with scholarship program. Last year, 157 students took advantage of Turkey scholarship program. तुर्किया में 5000 के करीब पाकिस्तानी तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि तुर्किया की यूनिवर्सिटी में उर्दू में मास्टर्स और PhD करने वालों की तादाद भी नुमाया है। शहर बानो मुर्तजा, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। तो तुर्किया और पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान सकाफत जो है, कल्चरल एक्सचेंज हमें नज़र आ रहा है। यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट जो है उसका कोलैबोरेशन हुई है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ, और इस तरह के खेल भी सिखाए जा रहे हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग और सॉफ्ट इमेज दोनों अच्छा है ना, दुनिया सिमट रही है, ममालिक और कल्चर बेहतरीन जरिया एक दूसरे के करीब लाने का। हमें बड़ी ज़रूरत है सीखने की और आगे बढ़ाने की। खैर, और जारी बात है इसमें फिर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे, जो कल्चरली कनेक्ट करते हैं, हमारा कल्चर एम्बेसडर के तौर पर लेके जाते हैं और वहाँ से यहाँ लेके आते हैं। तो ये किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरी जानिब ज़र मुबादला, जारी बात है पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर से वो आता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हीरोज़ हैं हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, इनकी बड़ी खिदमात हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जितने भी हैं उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनके लिए बड़े इक़दामात का ऐलान किया है। और उनमें जो एयरपोर्ट्स हैं इन पर ग्रीन चैनल्स की बहाली है, जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात है, ऐसी कानून साजी है जो कि उनको हेल्प करे, ब्लू पासपोर्ट का इजरा भी शामिल है। तो हमने कहा ज़रा एक सेशन इस पर भी कर लें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनके जो इश्यूज हैं समटाइम्स वो ओवरलुक हो जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए वज़ीर आज़म ने भी बात की, और उसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन है वो भी इसके लिए काफ़ी काम करती रहती है। तो उसी के चेयरमैन आज हमारे साथ मौजूद हैं, अख्तर ज़हीर साहब। हमने सोचा कि ज़रा उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और असल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अख्तर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू हैविंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। हम थोड़ा सा सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं कि वो बुनियादी तौर पे मसाइल जो बीइंग आप एक फाउंडेशन के रूहे रवां हैं, तो कौन से मसाइल हैं बुनियादी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के? कुछ तो हम हाईलाइट करते रहते हैं अपनी खबरों वगैरह में देखते रहते हैं, लेकिन आप चूँकि कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, तो प्लीज़ हमें ज़रा बताइए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं वो बड़े बुनियादी मसाइल हैं। उनके जो हकूक़ हैं, उनके ऊपर जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं होता कि उनकी जायदादों के ऊपर कोई कब्ज़ा कर ले, वो अगर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हमारा दरीना मसला है कि हमारी इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो महफूज रहें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इस ज़मीन के साथ जुड़े रहें। वो हमारी जो पुराना घर होगा, जो हमारी जायदाद होगी, उसकी वजह से हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो अपने मुल्क के साथ जुड़ी रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बड़ा हमारा दरीना मसाइल है, और ये हमारे मुआशरे के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क की मईशत को चलाते हैं, तजारत से ज़्यादा आप जो है वो ज़र मुबादला बेचते हैं, और 30% उसमें इजाफा हुआ है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इसमें 50% इजाफा होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट अख्तर साहब, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तब जिस तरह से पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त वज़ीर आज़म की जानिब से जो ऐलानात किए गए हैं, इसमें ग्रीन चैनल की बहाली है एयरपोर्ट्स के ऊपर, या इसके अलावा भी जो दीगर ऐलानात किए गए हैं, आपको लगता है कि वो काफ़ी हैं और आप सेटिस्फाइड हैं उससे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, जिन्होंने हमेशा की तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत तवज्जो दी। जैसा कि उन्होंने पंजाब में कमीशन बनाया पंजाब के लेवल पे, और इस तरह अभी भी, और उन्होंने हमारी बात को सुना और सुनकर उस पर फौरी अमल दरामद कराने की भी यकीन दहानी कराई, जिसके अंदर ग्रीन चैनल है, जिसके अंदर हमारे टेलीफोन का इशू है, जिसके अंदर हमारे प्रॉपर्टीज़ के इशू हैं, और उसके साथ साथ यूथ फेस्टिवल के लिए भी बातचीत हुई कि हम किस तरह अपनी यूथ को पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं, और उन्होंने इसकी भी यकीन दहानी कराई और कमेटी बनाई। तो ये एक लैंडमार्क्स उनके रिमार्क्स थे जो सब हर हुकूमत के अंदर हर प्राइम मिनिस्टर को तकरीबन मैंने ये कहते सुना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की हो, तहरीक इंसाफ की हो। लेकिन प्रैक्टिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल भी अपनी जगह पे रहते हैं, ख़ास तौर पे ये जो जायदाद वगैरह और कब्ज़े के मसाइल हैं। प्रैक्टिकली क्या है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त आपको देख रहा है, आपकी तंजीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि अब आपके लिए ये डिफरेंस क्रिएट होने जा रहा है, आप मुतमईन रहें, चीज़ें आपके लिए ठीक होगी? देखिए सर, हर
आने वाला प्राइम मिनिस्टर जो था वो यही कहता था कि ओवरसीज़ हमारा असासा है, और हमने यही जो है वो स्लोगन दिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का असासा थे, हैं और रहेंगे, बेशक, नाट के किसी सियासी जमात या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक ग्रोह का। हम पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान का असासा थे, हैं और रहेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि हम कितने मुतमिन हैं। हम शहबाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो वो काम करने के हिसाब से वो सबसे बेस्ट रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा हैं हमारे, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़े ठोस इकदाम करेंगे। और उन्होंने ऐलान भी किया है कि पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट हैं उनके ऊपर फुल फोर जो है ना वो ग्रीन चैनल का जो है ना वो इजरा किया जाए। तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड। तो टाइमलाइन भी डिफाइंड है कि इस टाइमलाइन के अंदर जैसे ब्लू पासपोर्ट्स हैं या ये ग्रीन चैनल की आप बात कर रहे हैं, जी, तो टाइमलाइन भी दी है कि इस टाइम के अंदर हम ऐसे स्टेप वाइज चलेंगे और मसाइल करते जाएंगे। सारी बातें एकदम से करना तो पॉसिबल नहीं है, मसाइल बहुत बड़े हैं। एग्जेक्टिव आर्डर तो उन्होंने इशू कर दिया था ग्रीन चैनल का, पर दूसरे इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने कमेटी बना दी है जिसके अंदर हमारे ओवरसीज़ का मिनिस्टर जनाब चौधरी सालिक साहब जो है, ही इज़ आल्सो वेरी नाइस जेंटलमैन, ही इज़ विलिंग टू डू द मोर वर्क दैन बिफोर। सो वी आर वेरी सेटिस्फाइड कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो ओवरसीज़ के इश्यूज के ऊपर जो है वो बहुत जल्द काम करेंगे। अच्छा साहब, आपने रेमिटेंसेस का जिक्र किया, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। आपको लगता है कि उसके अंदर मजीद पोटेंशियल मौजूद है? अगर ये मसाइल हल कर दिए जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, तो रेमिटेंसेस मजीद बढ़ सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं? हमारा दावा है जी कि आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जो रियल जेन्युइन मसाइल हैं उसको एड्रेस कर दें तो आपको कभी भी IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप 5 अरब IMF से लेते हैं, फिर आकर खुशी मनाते हैं कि हमारे बहुत अच्छे कामयाब हमारे डायलॉग रहे और हमने लोन ले लिया, फिर आके खुशी मनाती हैं सियासी जमातें। अगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर तवज्जो दे दे तो उससे 10 गुना ज़्यादा रकम हम बेच सकते हैं। क्या अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को ट्रस्ट नहीं है यहाँ के सिस्टम पर, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसे नहीं भेजते? ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है उसके ऊपर बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ट्रस्ट नहीं है, एंड वी आर होपिंग कि जो SIFC बनी है उसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो पैसे लाएंगे, बिजनेस करेंगे, उनको फॉरेन इन्वेस्टर का दर्जा दिया जाए। अच्छा। ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज हो। वंस दे फील दैट के वी आर सेफ, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये IMF को आप भूल जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर इतनी पोटेंशियल है। इंटरनेशनली हमें बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे जैसे अब रिसेंटली ये जो कश्तियाँ डूबने के वाक़यात यूनान वगैरह में सामने आते हैं, ऐसे कई केसेस सामने आते हैं। और एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तानियों को, उन पाकिस्तानियों को रहता है जो बेचारे रोज़गार की तलाश में बाहर जाते हैं, अवेयरनेस नहीं होती, कभी एजेंट ने लूट लिया, कभी उन कवानीन का नहीं पता, उधर शिकार हो गए और बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हम देखते हैं। अब तो यूट्यूब है तो स्टोरीज आती रहती हैं। तो इसके लिए आपकी फाउंडेशन का क्या मैंडेट है, क्या लायामल होता है उन पाकिस्तानी को हेल्प करने के लिए जो किसी मुश्किल का शिकार हो बाहर? देखिए जी, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो सोया हुआ हाथी है। उसके अंदर जो एक जो एजेलिटी है उसका नाम है कि ह्यूमन रिसोर्सेज। ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज है। इनको चाहिए कि जो 3 करोड़ हमारा बच्चा जो यंग है, जो बैसे जहमत बना हुआ है, वो बैसे रहमत बन सकता है। हम उनको स्किल सिखाएं और उनको हम टीच करें कि आपने इन कश्तियों के, इन एजेंटों के थ्रू नहीं जाना, आपने स्किल सीखनी है, आपने लैंग्वेज सीखनी है और फिर उसके तरीके आपने लीगल तरीके से जाना है। तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजारत के अंदर और उनकी तमाम जो फैसले हैं वो नॉन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं, जिनको ओवरसीज़ के मसाइल का ही पता नहीं है, उनको बैठा दिया जाता है। हमारे सालिक साहब का, चौधरी सालिक का जिक्र किया और प्राइम मिनिस्टर का भी जिक्र किया, आपकी मुलाकात हुई है, बात हुई है इस मौजू पे कि इन 3 करोड़ बच्चों के मुस्तकबिल के लिए? वैसे स्किल लर्निंग पे गवर्नमेंट फोकस तो कर रही है, कल भी हमने इस पर एक टॉपिक में बात की थी। देखिए, हम कहते हैं कि हम रियासत का असासा है। हम कहते हैं कि पहले रियासत फिर सियासत। रियासत हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, सियासत हमारी सेकेंडरी तरजीह होनी चाहिए। ठीक है। तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक नॉन पॉलिटिकल फोरम के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरवाजे खुले और इसी तरह जो है उन्होंने हमें वेलकम कहा। और इस तरह की एक बहुत अच्छा इंसेंटिव है जो मैं, जिसका क्रेडिट जो है वो हम मौजूदा हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा ठोस इकदाम किए हैं। चलिए, तो अच्छा लगता है कि वक्त की ज़रूरत भी बन गई थी, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके मसाइल को हल करना। वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है कि को देखा जाए जिस तरीके से फेक न्यूज़ चल रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मतलब एक परसेप्शन ये बनाया जा रहा था कि वो जिस तरह को रियासत के खुदा नुखास्ता खिलाफ हैं या इस तरह की चीज़ है, इस तरह की चीज़ नहीं है। हर
माशरे के अंदर हर जगह पे मुट्ठी भर लोग होते हैं जो अपनी आवाज़ ऑफ कोर्स, और उठाते हैं। सबकी अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन है जी। जब आप बाहर जाते हैं तो आप एक ग्रीन फ्लैग को रिप्रेजेंट करें और वो पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान और का रियासत झंडा। की जिम्मेदारी है कि वो माँ की तरह बाहर वाले पाकिस्तानियों का भी अब ख्याल रखे उतना ही जितना अंदर वालों का रखते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। Thank you आई so होप कि much. मसाइल पे प्रैक्टिकली बात हो, सिर्फ बयानात की हद तक ना हो, और Exactly. ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल हल हों। अब वक्त हुआ चाहता है वंस अगेन एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब एक ऐसे मौजू की बात करते हैं जिस पे मेरी बड़ी नज़र है, और मैं सारा दिन पिछले कई दिनों से इनफैक्ट मुसलसल मीडिया देख रहा हूँ और सर्च कर रहा हूँ वो कदाफ़ी स्टेडियम अभी कैसा बना है, क्या नई शक्ल निकली है, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी होने को है। हमारी इतनी लंबी जर्नी है, इतनी लंबी कोशिश है आयशा। जब क्रिकेट पाकिस्तान में ख़त्म हुई एक लम्हे के लिए, जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ, एक ऐसा बैड पैच आया, हमें लगा पता नहीं दोबारा क्रिकेट यहाँ पे आएगी नहीं। वी वर अ क्रिकेट नेशन, वी आर अ क्रिकेटिंग नेशन। अच्छा, जब ये बात करते हैं ना कि मेरी आंखों नज़र में है, पानी आ जाता है भाई। मेरी इनकी नज़र है, मैं इसकी गवाही देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कल भी मुझे दिखा रहे थे, देखो ये वाला नया बना है, यहाँ पर ये नई चीज़ें आई हैं। तो डेफिनेटली इनकी जो है ना नज़र है कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर, एंड हम लोग एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा है, जिसका हम बार बार जिक्र करें कि क्रिकेट सीजन जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाला है। तामीर नौ हो गई है, कज़ाफ़ी स्टेडियम रीवैम्प हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और कल होने वाली है इफ्तिताई तकरीब, और आज होने वाली है। और दूसरा, उस्मान को तो हमने पक्का डिप्यूट कर दिया वहाँ पे कि आपने हमें बताते रहना है ताज़ा तरीन क्या हो रहा है। अब हम फर्दर तफसीलात जो शुरू में कुछ बताई थी, हम उस्मान के मुंह से सुनते हैं, बिकॉज लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन क्या देख रहे हैं और क्या बिल्कुल सेट है आज के लिए, उस्मान से पूछते हैं। उस्मान इज लाइव विद अस। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें बताइए क्या है ताज़ा तरीन, क्या इलेक्ट्रीफाइंग किस्म का एटमॉस्फेयर है जी, कैसी क्रिकेट होने जा रही है, कैसी तकरीब होने जा रही है? देखें, कज़ाफ़ी स्टेडियम जो कहा जा रहा था कि लेट हो जाएगा, मुकर्ररा वक्त पर कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आज वो मुकर्ररा तारीख है 7, और आज ही इसकी ओपनिंग सेरेमनी होनी है, और मुकम्मल तौर पर ये स्टेडियम तैयार हो चुका है। मेन बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा था, फिनिशिंग वर्क चल रहा था, लेकिन वो भी कल रात को मुकम्मल कर दिया गया है। इस वक्त जिस रोड पर हम खड़े हैं मुकम्मल तौर पर कारपेट हो चुकी है। इसके अलावा फ्रंट एलिवेशन इस स्टेडियम की मुकम्मल तौर पर तैयार है। मैं अगर कैमरामैन मेरे अगर आपको ये दिखा सके, आप अपनी आँख से भी मुआयना करें तो मैं आपको दिखाऊँ तो ये हम इस वक्त मेन पवेलियन बिल्डिंग है, और पीसीबी ऑफिसेज भी इसी बिल्डिंग के अंदर हैं, और आप देखेंगे कितना खूबसूरत पाकिस्तान का जो सितारा है, लोगो, वो नज़र आ रहा है। और ये इस तरह के लोगो 4 जगह पर ये लगाए गए हैं, और ये गोल्डन और वाइट रंग के कम्बिनेशन के साथ ये बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तैयार की गई है। इसके अलावा जो इनक्लोजर्स के नाम हैं वो भी इम्प्रिंट हो चुके हैं, और आज बाकायदा तौर पर ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर फ्री रखा गया है। यहाँ पे जो फूड स्ट्रीट थी ना, वहाँ पे एक बहुत मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था यार, जहाँ पे बड़ी अच्छी मछली मिलती थी। तो अब उस फूड स्ट्रीट का क्या बना है? इज इट स्टिल देयर या उसमें कुछ तब्दीली आ गई है? क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रही वो यार दुकान। उस्मान नहीं, अभी फिलहाल तो फूड स्ट्रीट ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे अभी फिल वक्त बंद है, और ये जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद सेकंड ठीक है जी जारी रखिए। सेकंड फेज के अंदर आप यहाँ पर आएँ, और यहाँ पर अपना आपने जो भी खाबा खाना है, मछली खानी है, चिकन खाना है, मटन खाना है, तो वो इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब यहाँ पर दुकानें बनेगी मुकम्मल तौर पर, तो फिर आप यहाँ पर आके फैमिली तो आज की तकरीब के बारे में जरा बताइए फिर उस्मान, कौन कौन परफॉर्म करने वाला है? और आई बिलीव आज दाखिला भी फ्री होगा, तो लाहौरी जितने भी वहाँ पर मौजूद हैं वो आ सकते हैं। तैयारियाँ कैसी हैं इफ्तिताही तकरीब की? तैयारियां तो मुकम्मल तौर पर हो चुकी हैं, और भरपूर अंदाज में शायकीन क्रिकेट का यहाँ पर वेलकम किया जाएगा। आज 7:30 बजे ये तकरीब बाकायदा तौर पर शुरू होगी, और 5:30 बजे मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लाइट शो होगा, क्योंकि ये जो जदीद LED फ्लड टावर्स हैं, इसके अंदर ऐसे फंक्शंस हैं कि ये लाइट शो की कैपेसिटी रखते हैं, और इसके अंदर हमने कल भी देखा था कि बड़े सीक्वेंस के साथ और म्यूज़िक के साथ ये लाइट्स चेंज होती हैं, और एक बड़ा अच्छा माहौल नज़र आता है। और इसके अलावा आज परफॉर्मेंसेस भी होंगी। आरिफ लोहार यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, अली ज़फ़र यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, आयमा बेग की सुरीली धुनें भी इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम में गूंजती नज़र आएंगी। और इसके अलावा PCB के हाई ऑफिशल्स यहाँ पर होंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज बाकायदा तौर पर इस कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। 7.5 अरब की लागत से ये स्टेडियम तैयार हुआ है, और पूरा A to Z इस स्टेडियम को तैयार किया गया है, सिवाय एक बिल्डिंग के जो कि फार एंड बिल्डिंग है, वो भी 2000 की सीरीज़ के अंदर तब ये बनाए। अच्छा, उमूमी तौर पे जो यहाँ पे लोग मैच देखने आते हैं उनको एक सर्टन ग्राउंड है साथ, वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ पार्क होती हैं और शटल्स के जरिए लाया जाता था। कुछ लोग पैदल आ जाते थे, गाड़ियों को सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इसके प्रेमिसेस में नहीं आने दिया जाता था।
था एज फार आई रिमेंबर। अब क्या इंतजाम हैं जो इतनी बड़ी तादाद में, अगर 35,000 बंदा आ रहा है, आई बिलीव उससे बहुत ज्यादा लोग आएंगे, तो क्या इंतजाम हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं यहाँ पे? देखें, अभी तो सिक्योरिटी फुल प्रूफ इन्होंने कर दी है, और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में क्योंकि सिक्योरिटी के थोड़े से मसाइल हैं, इस वजह से कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है कज़ाफ़ी स्टेडियम को। लिबर्टी चौक से ही एंट्री पॉसिबल होती है तमाम शायकीन क्रिकेट की। जो शटल सर्विस है वो लिबर्टी मार्केट से चलती है, कहीं जगह से सेंटर पॉइंट से, और अगर आप फ़िरोज़पुर रोड वाले एंट्री पॉइंट से आ रहे हैं तो वहाँ से भी शटल सर्विस चलाई जाती है। लेकिन अभी फ़िल वक्त ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए हमें इस हवाले से कोई चीज़ आगाह नहीं की गई कि शटल सर्विस चल रही है या नहीं चल रही। दो एंट्री पॉइंट्स हैं इस कज़ाफ़ी स्टेडियम के, एक लिबर्टी का, तो लिबर्टी जो शायकीन क्रिकेट आएंगे वहाँ से उनको पैदल ही आना पड़ेगा, और फिर मुख्तलिफ वॉक थ्रू गेट से होते हुए वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर कोई नहीं उस्मान, लाहौरिये जो है पैदल चल लेंगे। हमारे मुल्क में क्रिकेट वापस आ रही है, सर के बल चल के आएंगे। हम क्रिकेट लविंग नेशन है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी अगर इनकन्वीनियंस होती भी है तो कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन। मैंने सुना है वर्कर्स जो जिन्होंने काम किया है उनको इनाम के तौर पे आज कोई फ्री खाना भी दिया जा रहा है, खबर में पढ़ रहा था, इसमें सदाकत है? जी जी बिल्कुल, ये सही बात है। 1000 के करीब वर्कर्स हैं जिनको आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से ज़ोहराना दिया जाएगा। 1:30 बजे का टाइम दिया गया है यहाँ पर, और जितने भी लेबर यहाँ पर थी जिन्होंने दिन रात यहाँ पर काम किया है, क्योंकि उनके काम की वजह से ही आज हम इस कज़ाफ़ी स्टेडियम को खड़ा देखते हैं। क्योंकि आज से 6 महीने पहले जब आप देखें और जब ये स्टेडियम मस्मार हो रहा था, तो तब ऐसा नहीं लग रहा था कि ये स्टेडियम मुकर्रर मुद्दत के अंदर तैयार हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दिन रात लेबर ने काम किया, कि मोहसिन नकवी साहब अपनी साफ़ी कम्युनिटी का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो पहले साफ़ी हैं। आपको भी खाना खाना है। फिर नहीं, मैं उस्मान और दीगर हमारे साफ़ी दोस्तों के बारे में कह रहा हूँ, उनका भी ख्याल रखा जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच उस्मान, दिस वाज ऑल ऑन अ लाइटर नोट। हम और आपने बहुत अच्छे से गाए बगाए, आप हमें आगाह करते रहते हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। लाहौरियों खास तौर पे गो टू गद्दाफी स्टेडियम, इट्स फ्री फॉर ऑल। अली जफर, आयमा बेग, आरिफ लोहार परफॉर्म करेंगे, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर मौजूद होंगे। क्या जबरदस्त माहौल जबरदस्त माहौल नजर आएगा। तमाम क्रेडिट जो है हमारी गवर्नमेंट को भी जाता है, उसके साथ साथ हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको भी ये क्रेडिट जाता है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जाता है। वाई? क्योंकि वो अगर नहीं होते तो हमारे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी और स्पेशली क्रिकेट का वापस आना ये पॉसिबल नहीं। आयशा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बहुत विजिलेंट रहना है। अगर आप आज की तकरीब में शामिल हो रहे हैं या मैच देखने, आपने अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना है कि कोई भी, क्योंकि दुश्मन नहीं चाहेगा हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट वापस आए और सब कुछ अच्छे से हो। सो जरा विजिलेंट रहिएगा, कोई ऐसी एक्टिविटी आप देखें तो उसे जरूर पॉइंट आउट करें सिक्योरिटी इदारों को। कैसे विजिलेंट रहना है? बिल्कुल उस तरह से रहना है जैसे हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है ना वो विजिलेंट रहते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं? वो मशकें करते हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान नेवी की मशकों की जानिब जा रही है। ओके, वी कैन टॉक अबाउट इट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एक स्टोरी है और उस पर तजिया भी हमने लेना है पाकिस्तान नेवी के हवाले से। उसके ज़ेरे तमाम बहर अरब में होने वाली तारीखी अमन मशकें हैं। 2025 उनका आगाज़ आज हो गया है, और 9वें बैनुल-अक़वामी नवी ये मशकें हैं, अमन मशकें जिनका टाइटल है, और 60 ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं, और ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है मशकों में शामिल होने वाली। ग्रेट है। अगेन ये बहुत हौसला अफजा बात इसलिए भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है दूसरे ममालिक का। इन मशकों में हम ये कह सकते हैं 60 ममालिक के बहरी जहाज़ों की बात कर लें, हवाई जहाज़ों की बात कर लें, स्पेशल ग्रुप्स की बात कर लें, और मंदूबीन भी यहाँ पर मौजूद होंगे। मशक के साथ पहले इंटरनेशनल आमन डायलॉग का भी इनकाद किया जा रहा है। पहली मरतबा पीस डायलॉग भी होगा इसके अंदर, जिसमें 120 वफूद शिरकत करेंगे। ये अमन मशकें 2007 से हर 2 साल के बाद मुनक्किद की जाती हैं, और हम हर मरतबा इसके ऊपर लाजमी बात करते हैं। इस मरतबा भी लाजमी बात करेंगे, और ये जो पीस डायलॉग हो रहा है इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज रियल एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया हमारे स्टूडियोज के अंदर। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। फिर सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस की बात करूंगी कि कोलैबोरेटिव मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ है अभी तक इन मशकों से? देखें, अमन मश्क जो है ना, इसका जो टाइटल है अमन, वो इसके बारे में सारा कुछ बता देता है। पीस यानी पाकिस्तान जो है समंदर पे पीस चाहता है। अच्छा, समंदर जो है उसको समझने की ज़रूरत है कि वो एक मुश्तरका असासा है इंसानियत का। उसकी मिसाल मैं 2 तरह से आपको दूंगा। पहला ये कि देखें, आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना होता है तो आपको वीज़ा चाहिए होता है, आपको परमिट चाहिए होता है, आपको राहदारी चाहिए होती है, किसी न किसी किस्म की परमिशन चाहिए होती है। समंदर सबके लिए खुला है, कोई आए कोई जाए, कोई हद है डिफाइन, लेकिन उस हद में भी आप खास सर्कमस्टांसिस में मौके में जा सकते हैं, बिल्कुल सही, रुकावट नहीं है। और दूसरा ये है कि लैंड लॉक कंट्रीज होती हैं जिनके साथ सी नहीं होता,
उनको भी ये हक हासिल है कि वो अपने हमसाए मुल्क के थ्रू सी को एक्सेस करें। इसीलिए हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो समंदर जो है ना वो एक मुश्तरका असासा है सबका। अब समंदर पे होने वाली तमाम चीज़ें जो हैं, यानी उस पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो उस पे चैलेंजेस हैं, वो भी सबके लिए यकसा हैं। यानी हर कोई उससे फ़ायदा भी उठा सकता है और जो कुछ वहाँ पे गड़बड़ हो रही है उससे हर कोई इफेक्ट भी होता है। आप ये देखिए कि अभी गज़ा की जंग हुई, उसकी वजह से रेड सी डिस्टर्ब हुआ, उस रेड सी की वजह से दुनिया की ट्रेड ख़राब हो गई, री राउटिंग आपको करनी पड़ी, अफ्रीका के नीचे से आना पड़ा, तो सारी दुनिया अफेक्ट हुई उससे। इसी तरह अगर पर्शियन गल्फ में कुछ हो जाता है जहाँ से 40% तेल दुनिया का जाता है, तो वहाँ से सारी दुनिया और पाकिस्तान नेवी की ऐसी ट्रेडिशंस रही भी हैं। हमने बहुत सारी दीगर नेवीज को, दीगर शहरियों को, दीगर ममालिक के हेल्प भी किया है। हेल्प की। जस्ट सीइंग दिस। अच्छा, एक तो ये कि अब पाकिस्तान के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान नेवी ने वक्त के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को वेल डेवलप किया, वेल इक्विप किया। मैं रिसेंटली एक इंडियन ओहदेदार थे आर्मी की, उनकी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया इंडियन नेवी के हवाले से कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपने आप को इक्विप किया और इंडियन आर्मी ने फैलाया है दायरा पानियों के अंदर अपना, तो उनके लिए बड़ा मसला हो रहा है। हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस वक्त मेरी टाइम सिक्योरिटी को लेकर, पाकिस्तान नेवी? थोड़ा समय बताइए। देखिए, पाकिस्तान नेवी की तारीफ, जैसे आपने कहा कि इंडियन CNS जो है वो परेशान हैं कि पाकिस्तान नेवी में इतनी सलाहियत बढ़ रही है तेज़ी से, तो उनको परेशानी लग गई है। और ये मेरा ख्याल है कि हम सब के लिए एक बहुत खुशाइन बात है कि आपको अपने दुश्मन को बेसिकली यही बताना होता है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, और वो अगर इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं तो ये तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, पाकिस्तान नेवी जो है ना, उसका हमेशा से एक जो स्ट्रेटजी रही है, क्योंकि हम उसी बात पे मैं दोबारा आऊँगा कि एक मुश्तरका असासा है और उसमें जो कुछ हो रहा है वो कोई एक मुल्क उसको हैंडल नहीं कर सकता। अगर कोई एक मुल्क ये दावा करे कि जी यहाँ पे होने वाली हर गड़बड़ को मैं संभाल लूँगा, तो ये एक बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट है। तो आपको एक कोलैबोरेशन चाहिए होती है, कोऑपरेशन चाहिए होती है, बाकी नेवीज़ का साथ चाहिए होता है। और आप अगर दुनिया की हिस्ट्री देखें तो कभी किसी नेवी ने अकेले कैंपेन नहीं की कहीं पे भी। यानी अगर पायरेसी के खिलाफ हुआ है तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, कंबाइंड ऑपरेशन हुआ है। अगर स्मगलिंग के खिलाफ हो रहा है, अगर टेररिज्म के खिलाफ हो रहा है, तो सब मिल के काम करते हैं। अब इस मिल के काम करने के कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, यानी उससे पहले कुछ आपको स्टेप्स लेने होते हैं। अगर आप दूसरी नेवीज़ के साथ मिल के नहीं बैठेंगे, ऑपरेट नहीं करेंगे, उनके कल्चर को नहीं समझेंगे, उनकी सोच को नहीं समझेंगे, एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करेंगे, तो जब वक्त आएगा साथ काम करने का तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। मैं इसी तरफ आना चाह रही थी। एक तो ये कि आप मशकें साथ कर रहे हैं, दूसरी तरफ 60 ममालिक के मंदूबीन अगर पाकिस्तान आ रहे हैं, तो टू सम एक्सटेंट ये एक सॉफ्ट इमेज को भी उजागर करता है दुनिया भर में पाकिस्तान के। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है जो पाकिस्तान में होने जा रहा है। 120 डेलीगेट्स इसमें आ रहे हैं, तकरीबन 60 नेवीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप इमेजिन करें कि ये सब अपने अपने मुल्क के नुमाइंदे हैं। अच्छा, जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाने का सोचते हैं ना, तो दो चीज़ें आपके जहन में होती हैं। पहली चीज़ ये कि क्या मैं सेफ और सिक्योर हूँगा, ठीक है। अगर आप मुतमईन होते हैं तो फिर आप उस मुल्क में जाते हैं, बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज़ कि क्या मैं वहाँ जाके कुछ सीख सकूंगा, तो जब वो आपके जहन में होता है कि हाँ होगा ऐसा, तो फिर आप तो बायलैटरल इंटरेस्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। तो जो लोग आ रहे हैं वो इस एतमाद के साथ आ रहे हैं कि हमें यहाँ एक तो हम सेफ सिक्योर होंगे, दूसरा हमें कुछ मिलेगा, यहाँ अपॉर्चुनिटी होगी, कुछ अपॉर्चुनिटी होगी, कोई नई चीज़ मिलेगी, कोई नया काम होगा। बिल्कुल सर। अच्छा साहब, ये बिल्कुल ऐसा मौजू है, इस पे मजीद बात करने का भी जी जाता है, लेकिन वक्त कम है हमारे पास। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और इस इंपॉर्टेंट मौजू पे बात की। एंड वी बिलीव वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस फोर्सेज इन द वर्ल्ड। और दुनिया को इदराक है, तभी दुनिया कोलैबोरेट करती है मुख्तलिफ मामलात में, इन पर्टिकुलर नेवी की भी अगर हम बात करें तो। इसमें बात करते रहेंगे, मशकों का फॉलोअप भी आपको देते रहेंगे। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, ब्रेक से एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर से वापस आ गया, आखिरी मरतबा आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ये जो अब हम बात करने लगे हैं, खबर शेयर करने लगे हैं, ये उन तमाम बुक लवर्स के लिए जिनको पढ़ने का बड़ा शौक है, जो लाइब्रेरीज जाना चाहते हैं। और आपको याद है, हमने कुछ दिन पहले एक टॉपिक भी किया था, उसके अंदर हमने बात की थी कि आजकल लाइब्रेरी का रुझान बड़ा कम हो गया है, लेकिन रावलपिंडी में ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी बात ये कि मैंने तो पिछले इन 3-4 सालों में जब भी मौका मिला है ना, लाइब्रेरीज पे जरूर बात की है, बिकॉज इस कल्चर को आगे आने की बहुत जरूरत है। रावलपिंडी में जी IDA ने एक्चुअली अपने एक पेज पे खबर
खबर शेयर की, हमने कहा अच्छी खबर है, इसको प्रमोट करना चाहिए। एक लाइब्रेरी कायम कर दी गई है, इसे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रावल फॉरेस्ट लाइब्रेरी का नाम दिया है। और यहाँ पे जो जिस तरह का एटमॉस्फेयर है वो बड़ा पीसफुल सा एक हट टाइप कह सकते हैं इसको ऐसा बनाया गया है, जहाँ पे बुक्स रखी गई हैं। वहाँ पे आप पीसफुली जाके नेचुरल एटमॉस्फेयर के अंदर बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं। रिसेंटली सीडीए ने भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया, आपको पता है, जो नेशनल लाइब्रेरीज हैं या जो लोकल लाइब्रेरीज हैं उनको रीइंस्टेट करने का, बहाल करने का। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तमाम इंट्रोवर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, तमाम बुक लवर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको अक्सर जगह नहीं मिल पाती कि कहाँ पर खामोशी से नेचुरल लाइट के अंदर और इर्द गिर्द आपकी ग्रीनरी हो, वहाँ पर बैठकर जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक पढ़ने का मजा जो है ना वो वैसे ही दुबाला हो जाता है। तो तमाम रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के रहने वाले या इर्द गिर्द जो भी करीब रहते हैं वो इस लाइब्रेरी में जा सकते हैं और यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी भी जितनी और साथ बुक पढ़ें, एंजॉय करें। जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनको भी चाहिए लोकली या तो लाइब्रेरीज बनाएं या उनको रीइंस्टेट करें, नई बुक्स उसमें डालें, लोगों के बैठने का अच्छा इंतजाम हो। चार्जेस कोई नहीं है, बाय द वे कोई पैसे आपसे नहीं लेगा यहाँ पर, अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। हम भी जाएं अब, जुम्मा है, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे। अपना ख्याल रखिएगा, हो सके तो थोड़ा सा मिस भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।